It's very necessary to know how to make and how to create a simple translation, a simple English sentence. So today we will learn because it's a simple way to learn English. Hey guys, this is Muskan. Welcome back to our channel Real English. स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि सिंपल सेंटेंस प्रीपोजिशन के यूज किए हुए जो सिंपल सेंटेंसेस होती है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश में, उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो टुडे वी विल लर्न। बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैं रूम में हूँ। दैट इज सिंपल सेंटेंस। मैं रूम में हूँ। इफ यू आर थिंकिंग दैट आई विल टेल यू अबाउट मैं एक विद्यार्थी हूँ, आप एक टीचर हैं, तुम एक चोर हो, तो दैट इज नॉट लाइक। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किए बिना आप कैसे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वरी तो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू दैट मैं रूम में हूँ। मैं रूम में हूँ। आई वांट टू आस्क यू दैट हु इज इन द रूम। कौन रूम में है? तो सिंपल आंसर है मैं, राइट। मैं मीन्स आई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं रूम में हूँ मीन्स प्रेजेंट केस है, ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके पहले बात करूं, एज यू नो दैट दे आर थ्री टेंस, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। एंड व्हाट इज now going, that is called present, and what did happen, that is called past, and what will be happen, that is called future, right? and मैं रूम में हूँ। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछता है कि आप कहाँ हैं, where are you, तब जो आप एग्जैक्ट प्लेस बताते हैं ना, प्रेजेंट केस जो बताते हैं, मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ कि आप एग्जैक्ट प्लेस जो प्रेजेंट टाइम में बनाते हैं तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कोई अगर पूछ रहा होता है कि आप कहाँ हैं, वेयर आर यू नाउ, देन आई विल से दैट आई एम इन द रूम। मैं रूम में हूँ। या फिर आप कहना चाहते हैं मैं किचन में हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं रोड पर हूँ, मैं मॉल के सामने हूँ, मैं पार्क में हूँ, लाइक दिस। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रही हूँ, वो कर रही हूँ मैं रूम में हूँ। तो कौन रूम में है? तो मैं। एज यू नो दैट एम, आई ऑलवेज टेक एम। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट केस में हम लोग मात्र तीन ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज, एम, आर। और आई जो होता है वो हमेशा अपने साथ एम लेता है, राइट। आई एम। फिर मे, ये जो मे है ना, ये मैं नहीं है, ये मे है। क्या? ये मे है, मैं नहीं बोलते इसको। मैं मीन्स हो गया सब्जेक्ट, मीन्स प्रोनाउन। ये है मे। मैं रूम में हूँ, मैं रूम में हूँ, राइट। तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मे इज मे, नॉट मैं। तो आई एम इन, ओके। मैं का इंग्लिश आई हो गया, हूँ का इंग्लिश एम हो गया, मे का इंग्लिश इन हो गया, और रूम का इंग्लिश लिख देते हैं। यू नो दैट व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ रूम इज रूम। दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका आई एम इन द रूम। मैं रूम में हूँ। कौन रूम में है? मैं रूम में हूँ। अब यहाँ द भाई क्या कर रहा है भाई? ये द जो भाई साहब आया है ये किस लिए आया है? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है हमको। द का कोई इंग्लिश मीनिंग दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि मैं का इंग्लिश आई, रूम का इंग्लिश रूम हम लोग लिख दिए, मे का इंग्लिश इन होता है और हूँ का इंग्लिश मैं। ये राइट होना चाहिए, लेकिन आप बोले ये गलत है। वैसा क्यों? क्योंकि ये द जो है ना, आप सबसे पहले जानिए कि द है कौन। द भाई साहब है कौन, इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका पहचान क्या है। अगर आप एक इंग्लिश लर्नर है ना, अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप में क्वेश्चन एराइज होने चाहिए, क्वेश्चन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन होने चाहिए कब, क्यों, कैसे, कहाँ। अगर आप सीख जाएंगे ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके माइंड में एराइज होने लगेंगे तो ही आप एक सही स्पीकर बन सकते हैं, इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि ये चारों समझ में आ गया। अब द क्या काम है इसका? द का तो द जो है ना, ये आर्टिकल है आपका। क्या है? आर्टिकल। एज यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए, एंड द। तो ये द जो है आर्टिकल भाई साहब है। तो आर्टिकल भाई साहब का क्या यूज मैं बताती हूँ। ये जो द भाई साहब आया है ना, वो रूम के लिए आया है। क्या चीज के लिए आया है? रूम के लिए आया है। क्योंकि जब भी किसी वर्ड को हम लोग को पार्टिकुलर बनाना होता है, क्या बनाना होता है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स
खास। अगर किसी भी वर्ड को आपको पार्टिकुलर बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं, जस्ट उसके बिफोर हम लोग यूज करते हैं द। तो रूम जो है, मैं जिस रूम में हूं ना, मतलब वो रूम खास है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा होता है वेयर आर यू, दिस इज यू आर अ पर्टिकुलर पीपल दैट आई वांट टू आस्क यू एंड आई आस्क्ड यू दैट वेयर आर यू, so that is called I'm in the room, not I am in room। किसी भी वर्ड के सामने अगर द लग जाता है तो वो वाले वर्ड को वो पार्टिकुलर बना देता है, खास बना देता है। उसकी जो क्वालिटी हो जाती है ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो आई एम इन द रूम इज राइट एंड आई होप कि यू गॉट अंडरस्टैंड। इसका जो मैं स्ट्रक्चर पे बात करती हूँ ना, स्ट्रक्चर मीन्स होता है इसका वो बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्या क्या चीज हम लोग करते हैं, इसमें मिलावट क्या करते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आप एचबी का यूज करेंगे। ये एचबी कौन है? हेल्पिंग वर्ब, और कोई नहीं है। सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस प्रीपोजिशन। प्री मींस प्री, लाइक प्रीपोजिशन। आफ्टर इट वी विल यूज हियर ऑब्जेक्ट और यू कैन से दैट अदर वर्ड। ये जो प्रीपोजिशन है ना, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, नॉट प्रीपोजिशन। राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ PREPOSITION इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन। तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर एचबी यूज होगा, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, इस टाइप के सेंटेंस में। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अमीर हूँ, आई एम रिच की जगह आप बोलेंगे आई एम इन रिच, मैं अमीर में हूँ, ऐसे तो नहीं होंगे ना। तो आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन यूज किए बिना कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ये हम लोग से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, इसके बाद एचबी यूज करना है और प्रीपोजिशन यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। एक चीज मैं आपको फास्टली बता देती हूँ, ये थिंग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर और मेन पॉइंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। दिस वेरी नेसेसरी टू नो एवरीवन who want to speak English and who wanna to learn English frankly. That one is, यहाँ जो HB है ना, वो मेन वर्ब है। अब उनको वो कैसे? As you know that there are two types of verb, right? Main verb and helping verb. Helping verb is only 24 and main verb is uncountable, that can't be count. That is called uncountable. तो ये जो आपका HB है ना, हेल्पिंग वर्ब, गिना चुना 24 है, मतलब 24 ही होते हैं। तो वो 24 को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि HB कभी मेन वर्ब हो सकता है? मतलब हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब बन सकता है, या फिर मेन वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब बन सकता है? Are you thinking like this? Did you think about this matter? No, because when a teacher will teach you any subject, any question, that you will learn only this. Not ask anything why, when, how. That is not. In fact, I wanna ask you that if you really want to do something in your life, then you must arise any questions in your mind and in your particular person that you want to ask. तो सबसे पहले जो एचबी होता है ना, एचबी, तो मैं बता दूं ये बात सही है कि एचबी आपका मेन वर्ब हो सकता है। अब कहाँ हो सकता है ये समझने की बात आती है। ये अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने लिख दिया आई एम रिच, मैं अमीर हूं, तो इसमें देखिए एम आया, एम मीन्स एचबी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये एचबी जो है ना, ये मेन वर्ब है, क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस में एचबी अकेला आता है, एचबी अकेला आता है, हेल्पिंग वर्ब अगर अकेले आता है, अपने साथ मेन वर्ब को नहीं लेके आता है, तब वो जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एमवी में, मतलब उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। मेन वर्ब वो अपना रूप चेंज कर लेता है, वो अपना आइडेंटिटी चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। मेन वर्ब में चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एचबी मेन वर्ब हो सकता है when they come only, सिर्फ ही वो आए तो ही वो कह सकता है, अदरवाइज नो। अगर किसी सेंटेंस में दोनों आते हैं, लाइक दैट आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ और लिख रहा हूँ, तो देखिए इसमें एम आया, दैट इज कॉल्ड एचबी। ये राइटिंग आया, राइट, भगवान इज राइट, राइट मतलब लिखना, दैट इज मेन वर्ब, एंड ये आपका मेन वर्ब है। तो ये अपना पोजीशन लिया हुआ है, ये अपना पोजीशन है, हाँ भाई तुम्हारा ये सीट है, तुम बैठ रहो, ये तुम्हारा सीट है, लाइक दिस। लेकिन अगर इसी में सिर्फ एचबी आता, तब ये मेन वर्ब का रूप ले लेता है, मतलब उसका भी सीट एब्जॉर्ब कर लेता, उसका भी सीट ले लेता। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में एचबी अकेला आता है तो वो मेन वर्ब का रूप हो जाता है, और अगर सिंगल नहीं आता, दोनों अलग अलग प्लेस में होते हैं, तो दोनों अलग अलग ही कहलाते हैं। सिंपल है। तो ये सेंटेंस इनके बारे में हुआ। इन जो भाई प्रीपोजिशन है, इसका मोस्टली यूज होता है हमारी लाइफ में, लाइक दैट। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं, मैं
किचन में हूँ, मैं किचन में हूँ। तो कौन किचन में है? मैं मीन्स आई ऑल्सो टेक एम, आफ्टर इट वी विल यूज हियर इन द किचन। तो यहाँ जो में है ना, ये इन हो गया, किचन को पार्टिकुलर बनाने के लिए द लगा। अब आप इस टाइप से सेंटेंस को ट्रांसलेट इजिली तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर इट वी विल यूज हियर एचबी, हेल्पिंग वर्ब। उसके जस्ट बाद आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन, उसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट कर देना अगर ऑब्जेक्ट रहा सेंटेंस में तो। राइट, इस टाइप से ये तो बस इन भाई साहब की बात हुई। अब इसके वर्ड करके भी चले जाते हैं कि प्रीपोजिशन और भी कौन कौन से होते हैं और भी कैसे यूज करते हैं हम लोग। जैसे अब मैं बात करूंगी कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, तो सामने में क्या इनका ही आप यूज करेंगे? नो, द अनदर मीनिंग ऑफ सामने। So let's know about this. तो मैं सेकेंड वन इज तुम छत पर हो, तुम छत पर हो, ये भी प्रीपोजिशन से ही याद है। तो तुम मीन्स यू, एज यू नो दैट, एंड यू ऑलवेज टेक आर। तुम हो, अरे भाई तुम हो पता है, लेकिन कहाँ? छत पर। तो पर का जो इंग्लिश होता है ना, वो आप सोचेंगे इन होता है, नो, यहाँ ऑन का यूज होगा, इन भाई साहब का यूज नहीं होगा, ये गलत होगा। ऑन द रूफ, रूफ को पार्टिकुलर बनाने के लिए हम लोग द का यूज लगाया है। आई होप कि आपने सही क्रिएटेशन किया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पर का इंग्लिश ऑन होता है। आर यू आर ऑन द रूफ, वेयर आर यू नाउ? आई एम ऑन द रूफ, ही इज ऑन द रूफ, शी इज ऑन द रूफ। नेक्स्ट, वह पार्क के सामने है, वह पार्क के सामने है। भाई कौन पार्क के सामने है? वह मीन्स ही। If you wanna denote a girl, then you must use she, because she is only for girls and he is only for boys. So he also take is, she also take is, and you know that. आपने के सामने, ये जो के सामने भाई साहब है ना, वो आपका प्रीपोजिशन है। और आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद एच यूज करना है, एच के बाद आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? के सामने। अब आपको के सामने का इंग्लिश ही नहीं आता है, तो आप सेंटेंस को क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को क्या होता है ना, वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं, वर्ड को क्रिएट करना होता है, वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं, तभी आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इजिली तरीके से। तो के सामने का इंग्लिश होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ही इज इन फ्रंट ऑफ, भाई किसके सामने? पार्क के सामने। इन फ्रंट ऑफ पार्क, नो, द पार्क। Okay, I hope you understood. That is a way to solve, and that is a way to write and convert any sentence. He is in front of park. He is in front of the park. That is also good. And you can use when you conversation with someone, that you can use anything that you want, because you can, if you will say that he is in front of park, that is also right. And he is in front of the part, that is also right. But the most important in grammatical error, that one is the, and we must write the. ये हो गया आपका के सामने। तो इस टाइप के आपको सबसे पहले प्रीपोजिशन पढ़ने होंगे। क्या चीज? प्रीपोजिशन। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू लर्न। नेक्स्ट वन, वे लोग स्टेशन पर है, स्टेशन पर है। Are you thinking that we are talking about on preposition? Not, we are not talking about on preposition. That is another meaning of per. वे लोग means they, और आपको पता होगा कि they के साथ आर लगता है। उसके बाद पर का इंग्लिश आप क्या लगाएंगे? on, फिर the, फिर स्टेशन। The English meaning of station is station. ये गलत है आपका, यहाँ ऑन नहीं लग करके यहाँ एट होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? पर का इंग्लिश मीनिंग तो ऑन होता है, तो आप एट क्यों लगाए? एज यू नो दैट, आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, उसका तरह तरह की जगह पे तरह तरह मीनिंग होता है। इंग्लिश का कोई भी वर्ड ना बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग निकालता है।
अलग, जैसे कोई पर्सन को ना बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे पोएट को देख लीजिए आप, ड्रामेटिस्ट को देख लीजिए, नॉवेलिस्ट को देख लीजिए, इन लोगों को ना बहुत अलग अलग तरीके के लैंग्वेज का ज्ञान था। हम लोगों का जो पार्टिकुलर लैंग्वेज होता है ना, हिंदी जैसे वो आता है, एक इंग्लिश आता है, थर्ड वन इज जो हमारा पार्टिकुलर जहाँ हम लोग रहते हैं, जो विलेज में रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, तो वहाँ की जो इरा की जो लैंग्वेज होते हैं ना वो आते हैं, बस दैट इज इनफ। और जो लोग होते हैं ना, जैसे पहले के पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, स्टोरी राइटर, तो इन लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, जैसे फ्रेंच, ब्रिटिश इंग्लिश, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, दैट इज नो, मतलब ये सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखा था, उन्होंने जाना था कैसे बोला जाता है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे वही रूल है कि वर्ड मीनिंग जो होते हैं ना, इंग्लिश मीनिंग बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग आते हैं। जैसे डॉग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉग? यू आर थिंकिंग अबाउट इट, हाउ फूल दिस क्वेश्चन, कितना मूर्ख वाला क्वेश्चन है ये कि डॉग का मीनिंग कुत्ता होता है, एज ऑल नो। आई नो दैट द मीनिंग ऑफ डॉग इज नोन एज व्हाटएवर, पर अनदर मीनिंग ऑफ डॉग इज पीछा करना। क्या? पीछा करना। जैसे इफ समवन इज डॉगिंग यू, देन यू विल से दैट व्हाई आर यू डॉगिंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दैट इज कॉल्ड पीछा करना। डॉग मीन्स पीछा करना, राइट? नेक्स्ट आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, दैट वन इज if I will talk, there's a simple example of that is called the rain and water. This is called rain, another thing, water. About water, water means पानी। सिंपल है ना, पानी का यूज ही करते हैं हम लोग। वाटर, गिव मी वाटर, गिव हिम वाटर, लाइक दिस। तो वाटर का मतलब होता है खेत पटाना। खेत पटाने के लिए भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं। तो क्या होता है ना, वर्ड जो होते हैं इंग्लिश के ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग आती है। एज यू नो दैट एट का जो मीनिंग होता है ना, वो मे भी होता है और पर भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ स्टेशन हमेशा कहता है कि मैं जब भी आऊंगा, जो भी इंसान मेरे बारे में बातचीत करेगा, तो मैं अपने भाई बहन जो भी है, ये ऐड कोई ना कोई लगता है इसका, ऐड को लेकर के ही आऊंगा अपने साथ, अदरवाइज नो शेप। तो व्हेन a person asks to me where are you now, where are you ma'am, then I will say that I'm at the station. मैं स्टेशन पर हूँ, मैं स्टेशन में हूँ, नॉट मैं स्टेशन पर हूँ। I am at the station, not I'm on the station, राइट? तो आपका यूज होगा यहाँ एट, ना कि ऑन होगा। अब हमेशा याद रखिए कि स्टेशन जब भी आएगा उसके पहले एट आएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आता है ना स्टेशन के पहले ईडर फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है। कॉमन ईडर में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बता दूं, अगर किसी भी चीज के पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, अगर 6 o'clock या फिर 8 o'clock, 6 की जगह कोई भी आ सकता है, कितने भी टाइम हो सकता है ना क्लॉक के बारे में, तो कुछ भी बज रहा होता है, तो सोचिए कि वॉच में सिर्फ आपका 6 ही होता है, इट इज नॉट। तो आपका जो भी आएगा एग्जैक्ट आएगा ना टाइम, तो उसकी जस्ट पहले आपका ऐड का यूज होता है। क्या जिसका ऐड करोगे, दैट इज आल्सो VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। This is a way to create any translation with use of preposition, right? And I wanna lastly say to you that please give me 5 sentences to use of preposition. You can use in, on, at, from, by, of, that is like. If you know, then you must comment me, and thank you so much for watching my channel.